नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल राइट के सेशन नंबर 3 के अंदर मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं। इसके पहले 2 सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि क्या होते हैं मूलभूत अधिकार, इनके यूज क्या होते हैं, किस किस प्रकार के मूलभूत अधिकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार के अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं। आर्टिकल 12 क्या होता है, आर्टिकल 13 क्या होता है, आर्टिकल 14 क्या होता है, आर्टिकल 15 क्या होता है, उनको कंप्रहेंसिव मैंने अभी तक डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों को उन लेक्चर्स को देखना है तो या तो आप पाथफाइंडर चैनल के ऊपर देख सकते हो या फिर मैं नीचे प्लेलिस्ट पिन करा रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहां से भी उस प्लेलिस्ट को प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ कुछ भी चाहिए तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा मेरे लेक्चर की रेगुलर अपडेट भी आप लोगों को इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोग को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है कंप्रहेंसिव रूप से तो आप लोग कर सकते हो। अग्निपथ बैच जो है वो लॉन्च किया जा चुका है, इसकी तीसरी बैच अभी लॉन्च की जा रही है जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। इतना ही नहीं, यहां पर आप लोगों को इस बैच के अंदर टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसी बैच के अंदर आप लोगों को 900 प्लस लाइव आवर्स के अंदर पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आपकी अगर प्री क्वालिफाई हो जाती है तो मेंस इनरिचमेंट प्रोग्राम दिया जाएगा और एक्स ब्यूरोक्रेट द्वारा आप लोगों को मेंटरशिप दी जाएगी। इवन सॉफ्ट कॉपी के अंदर आप लोगों को किताबें भी मिलेंगी। ये सारी चीजें केवल आप लोगों को 14,999 में मिल रही है। यहां पर भी अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो उसके बाद में आप लोगों को ये जो पूरा कोर्स है, जो सब कुछ मैं बता रहा हूं, ये केवल 8,000 के अंदर पड़ जाएगा। मतलब दिन का आप लोग 5 रुपए दोगे और उसके अंदर कंप्लीट यूपीएससी का स्टडी मटेरियल, हमारे लेक्चर्स वो भी लाइव आप लोगों को मिलेंगे, जो कि भी इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसका बैकएंड बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। आप लोगों को अगर ये वाला कोर्स लेना है तो नीचे मैंने लिंक पिन करा दी है, आप लोग बिल्कुल से ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम के लिए भी एक अलग से बोध कोर्स जो है वो 15 जुलाई से लॉन्च होने वाला है। उसके अंदर अग्निपथ जितने ही सारे बेनिफिट जो है वो दिए जाएंगे। अब अग्निपथ बैच के अंदर सब कुछ कवर कराया जाएगा, बोध बैच के अंदर भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा एक्सेप्ट योर ऑप्शनल। इवन सीसेट भी कवर होगा, पर आपको चाहिए नहीं अग्निपथ बैच नहीं लेना है, मेरे को पूरा जीएस नहीं पढ़ना, केवल सीसेट पढ़ना, तो सीसेट के लिए आप अलग से भी कोर्स ले सकते हो। अगर आप लोगों को है कि नहीं मेरे को जीएस का कोर्स ही लेना है, केवल टेस्ट सीरीज लेना है, तो वो भी आप लोग ले सकते हो। टेस्ट सीरीज की लिंक भी मैंने नीचे पिन करा दी है, उनकी प्राइसेस भी आपकी नजरों के सामने है। किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेते समय अनअकैडमी के ऊपर अगर आप लोग SRC10 कोड का यूज करोगे तो आप लोग को डिस्काउंट मिलेंगे, साथ में मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने काफी सारी चीजों के ऊपर ऑलरेडी चर्चा कर ली। क्या होते हैं मूलभूत अधिकार, इनके फीचर्स क्या होते हैं, आर्टिकल 12 क्या होता है, आर्टिकल 13 क्या होता है, आर्टिकल 14 क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ क्या है, ये सारी चीजों के ऊपर मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? तो बेसिकली आर्टिकल 16 दिया गया है ताकि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी नौकरी के लिए लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ये नहीं कहा है कि सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले सरकारी जॉब में, यह आपका अधिकार नहीं है। बल्कि मान लो अगर एक सरकारी नौकरी निकलती है तो उसकी क्वालिफिकेशन इस तरीके से होगी कि लगभग सब लोग उसके अंदर बैठ पाएंगे। हालांकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, ठीक है, वो सेपरेट चीज है, पर यहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात की जा रही है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सारे नागरिकों को। यहां पर यह नहीं कहा है सारे पर्सन को, यानी कि एक अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। स्टेट के अंदर किसी भी ऑफिस के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब आप कहोगे सर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो यूपीएससी जो है वो पब्लिक सर्विस के लिए ही हम लोगों को प्रेरित करता है, पब्लिक सर्विस के अंदर ही लोगों को अपॉइंट करवाता है, नौकरियां दिलवाता है, वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी मतलब सब लोग उसकी एग्जाम्स के अंदर बैठ पाएंगे। हाँ सही बात है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर सब लोग बैठ पाते हैं, सही बात है। पर यहां पर डिग्री का अंतर आ जाता है ना कि यार किसी के पास में बैचलर डिग्री है वही बैठेगा, अगर कोई ग्रेजुएट नहीं है वो नहीं बैठ पाएगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या सर? इक्वल अपॉर्चुनिटी कहां दी गई? या फिर
आप सोचो कि केवल यही सर्विस नहीं है, जैसे इकोनॉमिक सर्विस वगैरह है या जियोलॉजिकल सर्विस वगैरह, वहां पर स्पेशल डिग्री मांगते हैं। यार एक यही स्पेशल डिग्री चाहिए तभी आप लोग इस एग्जाम के अंदर बैठ सकते हो। तो वहां पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भले ही मांग रहे हैं पर उसके अंदर अपॉर्चुनिटी इक्वल है कि अगर एक साधारण व्यक्ति हो तो आप ये वाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा करो और उसके बाद ये एग्जाम दे दो, अपॉर्चुनिटी इक्वल है। ऐसा नहीं है कि किसी को कह रहे हैं कि आप एक काम करो बैचलर की क्वालिफिकेशन लाओ और किसी को कह रहे हैं कि नहीं मास्टर की लेके आओ, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग बैचलर की डिग्री लेके आ रहे हो तो आप बैठ सकते हो, अपॉर्चुनिटी इक्वल है। मतलब पॉइंट क्या है यहां पर, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाएगी। पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है कि नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, इवन रेसिडेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पे हो सकता है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि वो नहीं लिखा है, ठीक है, तो उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। याद रखना कि आर्टिकल 15 के अंदर जो मैंने आपको कल बताया था उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन के अंदर रेसिडेंस इंक्लूडेड नहीं था। आर्टिकल 16 के अंदर रेसिडेंस भी इंक्लूडेड है, बट डोमिसाइल एक ग्राउंड हो सकता है डिस्क्रिमिनेट करने का। पर अगर हम लोग हर एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के आधार पे, ठीक है, तो अभी इमेजिन करना अंडमान निकोबार आइलैंड, वहां पर ट्राइबल लोग हैं, वो लोग ट्राइबल से ही अपने आप को कंफर्टेबल समझेंगे या उनके क्षेत्र का ही कोई व्यक्ति होगा उससे अपने आप को कंफर्टेबल समझेंगे अपनी बात को करने में, या फिर मान लो अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर कोई सा ऐसा काम है जो काफी स्ट्रेटेजिक है, जिसके अंदर एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अंडमान निकोबार को जाने। अब जम्मू कश्मीर के आदमी को मैं अंडमान निकोबार आइलैंड में भेज दूंगा तो क्या वो वहां पर इफेक्टिवली काम कर पाएगा? कुछ एम्प्लॉयमेंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर रेसिडेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेसिडेंस के आधार पर उसके उस जगह के क्षेत्रों के बारे में एक व्यक्ति को पता होता है। तो उस केस में क्या करेंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर को वो भी पता था, इस कारण से उन्होंने आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अंदर कहा कि पार्लियामेंट रेसिडेंस को अलग से अधिकार बना सकती है, अलग से आधार बना सकती है जॉब के लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। मतलब कि अगर कहीं पर ऐसी जरूरत पड़ती है कि लोकल लेवल पे काम करना है या रेसिडेंस की ही जरूरत पड़ती है तो उस केस में पार्लियामेंट ऑथोराइज करेगी, तभी स्टेट लेजिस्लेचर ने पार्लियामेंट ऑथोराइज करेगी, तभी गवर्नमेंट नहीं पार्लियामेंट ही ऑथोराइज करेगी, तभी रेसिडेंस को यूज किया जा सकेगा एज अ पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस अगर रिक्वायरमेंट होती है। सर बिल्कुल सही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि हाँ चलो रेसिडेंस के आधार पर एक एग्जेम्पशन है अगर पार्लियामेंट कहे तो, अदरवाइज इन आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। पर सर कास्ट के आधार पे तो वही फिर बात आ जाती है ना रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन देना क्या आर्टिकल 16 का वॉयलेशन है? नहीं, आर्टिकल 16 का ये एग्जेम्पशन है, क्योंकि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर कहा गया है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन विच इन ओपिनियन ऑफ स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। मतलब आर्टिकल 16 के अंदर कोई सी भी चीज अलग से रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट और पोस्ट में बैकवर्ड क्लासेस के लिए देने से राज्य को नहीं रोक सकता, यानी कि अलग से रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ओरिजिनल जब भारत का संविधान बना था 1950s के अंदर, जब वो लागू हुआ था तो कमेंसमेंट होने के दौरान में केवल एक आर्टिकल जो रिजर्वेशन देता था वो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 था, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट में उस समय पे देता था। फिर हुआ कुछ ऐसा कि 1979 का समय था जब भारत के अंदर जनता दल की सरकार आई, और जनता दल की सरकार को उस समय पे लगा
कि केवल एससी और एसटी ही बैकवर्ड क्लासेस नहीं है, और भी कुछ कास्ट हैं भारत के अंदर जो बैकवर्ड कास्ट है। ऐसी कंडीशन में उन्होंने मंडल कमीशन को उस समय पे अपॉइंट किया था। हालांकि ये जो मंडल कमीशन है इसने अपनी रिपोर्ट दी जिसके अंदर इन्होंने कहा कि 52% ऐसी कास्ट हैं जिनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए 27% तक। पर जब मंडल कमीशन अपनी रिपोर्ट देती है तब तक जनता दल की सरकार गिर चुकी थी। अब सरकार आ चुकी थी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार बनी। सेम मंडल कमीशन की रिपोर्ट उनके सामने भी आई, उन्होंने भी इसे खारिज कर दिया। राजीव गांधी की सरकार को गिराकर उस समय पर करप्शन को बर्स्ट करके देयर इज अ पर्सन जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, नाम था वीपी सिंह। वीपी सिंह को उस समय पर इस देश के अंदर एंटी करप्शन की मूर्ति के रूप में देखा जा रहा था, एक मसीहे के रूप में देखा जा रहा था। और वीपी सिंह उस समय पर भारत के अंदर सरकार बनाते हैं। पर भारत के अंदर जो वीपी सिंह की सरकार बनती है वो काफी ज्यादा कमजोर साबित होती है और ऐसा लगना शुरू होता है कि सरकार बहुत जल्दी गिरने वाली है। ऐसी कंडीशन में ज्यादा सपोर्ट प्राप्त करने के लिए उस समय पे हड़बड़ी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है वीपी सिंह की सरकार द्वारा, जिसके बाद 27% तक का रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस को दे दिया जाता है। जिसके बाद भारत में बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट होते हैं। कई सारे लोग अपने आप को आग लगा लेते हैं, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इवन वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है और एक नई सरकार बनती है। नई सरकार ये भी प्रॉमिस कर देती है कि 10% तक एक्स्ट्रा ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। ये सब कुछ चल रहा होता है तो इसी दौरान में अब नई बात उभर के आने लगती है। एक नया कंसर्न उभर के आने लगता है कि रिजर्वेशन दे दिया जा रहा है शेड्यूल कास्ट को, रिजर्वेशन दे दिया जा रहा है शेड्यूल ट्राइब को, इवन 27% तक का रिजर्वेशन दे दिया जा रहा है और दूसरी बैकवर्ड क्लासेस को। तो फिर जनरल का क्या होगा? अगर ये रिजर्वेशन धीरे धीरे करके इसी तरीके से बढ़ता रहेगा तो फिर जनरल कैटेगरी जो है वो रिजर्वेशन प्राप्त करने की नौबत पे आ जाएगी। इनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हो पाएगा। ये कंसर्न उभर के आ रहा था कि रिजर्वेशन दिया जा रहा है पर मैक्सिमम ये रिजर्वेशन किस हद तक दिया जाए। तो ओबीसी को जब ये रिजर्वेशन दिया गया था इसी के ऊपर चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उसी केस के अंदर अपना जजमेंट दिया, इंदिरा शाहनी जजमेंट, काफी फेमस जजमेंट है, जिसके अंदर ओबीसी के रिजर्वेशन के अंदर उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस किया। मतलब ओबीसी का रिजर्वेशन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। इन्होंने कहा कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है क्योंकि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर रिजर्वेशन दिया गया है, इस कारण से रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इवन दूसरी क्लासेस को भी दिया जा सकता है, इवन ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। बट पहले ये मेक श्योर करना होगा कि जिस कास्ट को, जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस है उसमें जो कास्ट है वो कास्ट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, वो प्रूव करना होगा। दूसरा कि इनको रिजर्वेशन देने पे आर्टिकल 330 के तहत इफिशिएंसी सिस्टम की कम ना हो, वो मेक श्योर करना होगा। और ओबीसी को अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो इस रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। व्हाट इज द क्रीमी लेयर? क्रीमी लेयर का मतलब यहां पर यह था कि जो भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है ओबीसी को, वो अगर एक पर्टिकुलर इनकम कैप के ऊपर आ जाएगी तो उसे रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। मतलब कि मान लो 10 लोग हैं, उन 10 में से एक आदमी है जिसकी सैलरी 8 लाख है और बाकी सबकी सैलरी 1 लाख है या 1 2 3 जितनी भी है। इनकम कैप मान लो लगाई हुई है 8 लाख, तो 8 लाख के ऊपर की सैलरी वाले जो लोग होंगे, भले ही वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के होंगे, उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिले क्योंकि वो क्रीमी लेयर है। उनके नीचे वालों को रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा। इस तरीके से क्रीमी लेयर को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। और इसी इंदिरा शाहनी जजमेंट के अंदर कहा गया कि ओवरऑल रूप से एक राज्य में रिजर्वेशन दिया जा सकता है अलग अलग कम्युनिटी को,
पर ओवरऑल रूप से वो रिजर्वेशन 50% तक होना चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होगा। और जो ये रिजर्वेशन 50% तक दिया जा रहा है, कुछ केसेस के अंदर 50% से ज्यादा भी दिया जा सकता है। वो कुछ केसेस क्या है, सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर राज्य को लगता है कि कोई ऐसी कास्ट है जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है और उसको उठाने के लिए रिजर्वेशन देना पड़ेगा, और वो रिजर्वेशन देने पे अगर 50% तक की कैप को तोड़ना भी पड़े तो तोड़ देना। जिसके बाद तमिलनाडु जैसे राज्यों के अंदर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन भी दिया गया, बट उसके अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रूव किया कि जिस कास्ट को वो एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दे रहे हैं उसको रिजर्वेशन देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस तरीके से ये इंदिरा शाहनी जजमेंट जो है वो हम लोगों को इस देश के अंदर देखने को मिला। इंदिरा शाहनी जजमेंट, सॉरी वो इफिशिएंसी वाला आर्टिकल 335 है, हाँ उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इंदिरा शाहनी जजमेंट के अंदर ये सारी चीजें हुई। इंदिरा शाहनी जजमेंट के अंदर एक और चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो प्रमोशन के अंदर नहीं दिया जाएगा। ये बातें समझ में आई। जब से इंदिरा शाहनी जजमेंट हुआ उसके बाद अलग अलग सरकारों ने इंदिरा शाहनी जजमेंट को तोड़ने की कोशिश की। इसके अंदर जो भी चीजें सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई उसकी अवहेलना, उसे हटाने की कोशिश की गई और वो बार बार की गई। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग राज्यों के अंदर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसके अंदर, क्योंकि अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग कास्ट को रिजर्वेशन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर एक केस हुआ जहां पर महाराष्ट्र के अंदर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दिया गया ताकि मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जा सके, जबकि मराठा कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी के अंदर थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब प्रूव करने की बात आई तो फिर दिक्कत आना शुरू हो गई। तो मराठा जजमेंट भी ऐसा ही एक जजमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है जो दिखाता है कि सरकार कोशिश करती है कि 50% के कैप को ऊपर कर जाए। तमिलनाडु के अंदर 69% तक के आसपास का रिजर्वेशन जो है वो दिया गया, और भी कई सारे राज्यों के अंदर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देने की कोशिश की गई। इवन जो प्रमोशन के आधार पर रिजर्वेशन को मना किया गया था वो रिजर्वेशन भी देने की कोशिश की गई। 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट द्वारा। उसके अंदर आर्टिकल 16 क्लॉज 4A ऐड किया गया जहां पर कहा गया कि SC ST को प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, सारी कास्ट को नहीं, SC ST को एक्सक्लूसिवली रिटर्न है, नॉट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, बल्कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। बट ये जो SC ST को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, मान लो कि इस बार रिजर्वेशन देना है टॉप पोस्ट पे प्रमोशन के लिए, तो प्रमोशन के लिए जब रिजर्वेशन दिया जाए उसमें मान लो कि 8% रिजर्वेशन देना था, उसकी बजाय 5% सीट ही फिल हो पाई, तो बची हुई 3% सीट जो है वो अगले साल के लिए चली जाएगी, और जो अगले साल की गई हुई 3% सीट है उसे उस समय की 50% की कैप में काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब अगले साल अगर 3% इधर शिफ्ट हो गई ना तो 53% तक का मैक्सिमम रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इस तरीके की बात की गई आर्टिकल 16 क्लॉज 4B में 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, जहां पर कहा गया कि 50% सीलिंग सेट ऑन अ रेगुलर रिजर्वेशन कैन बी ब्रीच इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन अगर अनफिल्ड वैकेंसी को फुलफिल किया जा रहा हो प्रीवियस ईयर से। जिसके बाद क्लियरली ये इंदिरा शाहनी जजमेंट का वायलेशन था, तो केस वापस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ नागराज जजमेंट 2006। नागराज जजमेंट के अंदर कहा गया कि डियर सुप्रीम कोर्ट, आपने इंदिरा शाहनी जजमेंट में क्लियरली कहा था कि प्रमोशन के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। आपने क्लियरली यह भी कहा था कि मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आपके ही जजमेंट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं जो गवर्नमेंट साइड थी वो कह रही थी कि देखो सुप्रीम कोर्ट, होता यह है
कि हम लोग कुछ लोगों को रिजर्वेशन देके गवर्नमेंट जॉब में अपॉइंट कर देते हैं, पर वो लोग नीचे ही रह जाते हैं, वो ऊपर नहीं जा पाते। टॉप पोस्ट अभी भी अपर कास्ट से भरी हुई है, और जो लोअर कास्ट है वो जनरली हायरार्की में नीचे दिखाई देती है, और इन्हें ऊपर प्रमोट नहीं किया जाता कास्ट के आधार पे, क्योंकि जो डिसीजन लेने वाले हैं वो अधिकतर अपर कास्ट के लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी विचार होता है कि बात तो दोनों ही सही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक मिडल पाथ निकालती है। इन इट्स नागराज जजमेंट सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देयर विल बी ए क्रीमी लेयर इन द रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन, मतलब कि रिजर्वेशन प्रमोशन में उन्हें दिया जाएगा जो क्रीमी लेयर नहीं है। क्रीमी लेयर को भले ही वो SC/ST कम्युनिटी के हों, पर उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। नागराज जजमेंट के तहत प्रमोशन के रिजर्वेशन में SC/ST के लिए भी क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें कहा गया कि क्रीमी लेयर के बाद हटाने के बाद जो रिजर्वेशन दिया जाए प्रमोशन के अंदर वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हर एक राज्य को जरूरी नहीं है प्रमोशन पे रिजर्वेशन देना ही है। हर एक राज्य खुद से डिसाइड करेगा कि उसको प्रमोशन पे रिजर्वेशन देना है कि नहीं। जैसे अभी क्या होता है कि जो रिजर्वेशन है SC/ST का या OBC का वो पूरे देश में लागू होता है, पर प्रमोशन के अंदर जो रिजर्वेशन है वो अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करता है कि रिजर्वेशन देना है या नहीं। मान लो कोई स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश, उसको है कि प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन देना है, तो उन्हें पहले डाटा लाना पड़ेगा, जिस डाटा के अंदर उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि जिस कास्ट को हम प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं वो टॉप पोस्ट पे एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है। दूसरी चीज उन्हें प्रूव करनी होगी कि जो कास्ट को ये लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं भले ही वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, पर साथ में प्रूव करना पड़ेगा कि दे आर बैकवर्ड। एंड थर्ड थिंग कि रिजर्वेशन प्रमोशन में देने से इफिशिएंसी कम नहीं होगी, ये भी देना होगा। उत्तर प्रदेश भी प्रमोशन के अंदर एक कास्ट के रिजर्वेशन के लिए जाता है, पर उस चीज को वो प्रूव नहीं कर पाते हैं कि जिस कास्ट को वो लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है या नहीं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रमोशन के अंदर उत्तर प्रदेश के रिजर्वेशन को नल एंड वॉइड घोषित कर देता है। इवन जिस कास्ट को वो रिजर्वेशन देने वाले थे उसकी बैकवर्डनेस को भी वो प्रूव नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस रिजर्वेशन को नल एंड वॉइड घोषित कर देता है। फिर पार्लियामेंट पिक्चर में आती है और पार्लियामेंट एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आती है, जिसके अंदर कहा जाता है कि SC/ST शुड कंसीडर डीम टू बी अ बैकवर्ड, मतलब SC और ST को बैकवर्ड ही कंसीडर किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देता है लोकसभा के अंदर। तो उसका असर पार्लियामेंट पे पड़ा, जहां पे कहा गया कि SC और ST के लिए बैकवर्डनेस प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो तो बैकवर्ड ही है। इस बिल को अगर पास कर दिया जाता तो फिर ये वाला क्राइटेरिया मान्य नहीं होता। बट लकीली और अनलकीली विच एवर साइड यू आर, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो समय पे पास नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों को आर्टिकल 16 जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद में बात आती है सब कैटेगराइजेशन की। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और केस है कि क्या हम लोगों को शेड्यूल कास्ट को सब कैटेगराइज कर देना चाहिए। इवन फिर बात ये भी आ जाती है क्या हम लोगों को शेड्यूल ट्राइब को भी सब कैटेगराइज कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक हॉट इशू है, जनरली यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले बात आती है सब कैटेगराइजेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, जिस तरीके से मैं अदर बैकवर्ड क्लासेस का कह रहा हूं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, SC/ST के रिजर्वेशन के अंदर भी प्रमोशन के केस में क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। बट नॉर्मली जो रिजर्वेशन दिया जाता है, प्रमोशन का केस की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल रिजर्वेशन की, उसमें SC/ST को जो रिजर्वेशन दिया
जाता है उसमें कोई भी क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस नहीं है। सारी प्रकार की शेड्यूल कास्ट को सेम रिजर्वेशन, सारी प्रकार की शेड्यूल ट्राइब को सेम रिजर्वेशन। बट अगर हम लोग शेड्यूल कास्ट की बात करें तो क्या शेड्यूल कास्ट होमोजीनियस कास्ट है क्या? नहीं, शेड्यूल कास्ट अपने आप में एक हेटेरोजीनियस कास्ट है जो अलग अलग लेवल पे दिखाई देती है, जो हिस्टोरिकली, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भारतीय संविधान में एग्जैक्टली कौन सी ट्राइब है ये नहीं बताया, क्या है ये बताया। ये बोला है कि जो हिस्टोरिकली बैकवर्ड है उन्हें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कंसिडर किया जाए। पर क्या सारी शेड्यूल कास्ट सेम रूप से हिस्टोरिकली बैकवर्ड है क्या? कोई ज्यादा बैकवर्ड है, कोई मैनुअल स्कैवेंजिंग करते थे तो कोई केवल झाड़ू पोछा लगाते थे। तो इन दोनों को हम लोग सेम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? इवन हम लोगों ने ये जो रिजर्वेशन दिया था इसका बेसिक एम था कि शेड्यूल कास्ट का सोशल स्टेटस ऊपर लाना या शेड्यूल ट्राइब का सोशल स्टेटस ऊपर लाना। बट रियलिटी में ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन देखने को मिलती है? होता कुछ ऐसा है कि एक गांव है और एक अर्बन एरिया है। कंसीडर करना, इसको समझने का प्रयास करना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि गांव के अंदर मान लो कि कई सारे परिवार हैं, 10 परिवार हैं जो शेड्यूल कास्ट के हैं। अब हिस्टोरिकली देखोगे तो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोगों के पास में जनरली उस समय जमीन नहीं हुआ करती थी, आजकल थोड़ी जमीनें हैं। तो अधिकतर शेड्यूल कास्ट के लोग जो है उनके पास में जमीनें बहुत ज्यादा अपने गांव में नहीं है। अब मान लो इन 10 लोगों में से कोई एक व्यक्ति था जो रिजर्वेशन का फायदा उठाया और वो जॉब प्राप्त कर लिया, गवर्नमेंट जॉब। उसका सोशल स्टेटस गवर्नमेंट जॉब के प्राप्त करने पे मान लो तहसीलदार बन गया, इंप्रूव हुआ। उसकी फैमिली का स्टेटस इंप्रूव हुआ। अब उसके यहां पर हर एक प्रकार के लोग आके बैठने बोलने लगे और वो जब तहसीलदार बन गया तो वो पास के किसी शहर के अंदर जाके रहने लगा। गांव के अंदर अभी भी नो शेड्यूल कास्ट के परिवार रह रहे हैं। उनकी स्थिति वही है, उनकी स्थिति पहले से ज्यादा सुधरी नहीं है। आए दिन उसी तरीके के पुराने केसेस जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आए दिन हम लोगों को अनटचेबिलिटी के केसेस गांव के अंदर देखने को मिलते हैं। हम लोगों को देखने को मिलता है किसी व्यक्ति को मंदिर में आने की वजह से मारा गया, किसी ने अपर कास्ट के सामने चप्पल पहन के चल दिया तो उसे मारा गया, किसी महिला को अपने टॉप बॉडी पे कपड़े पहनने से मना किया गया। इस तरीके के केसेस अभी भी देखने को मिलते हैं। मतलब सोशल स्टेटस रिजर्वेशन को देने के बावजूद भी एज अ होल शेड्यूल कास्ट का इंप्रूव नहीं हो रहा है, पर कुछ फैमिलीज का इंप्रूव हो रहा है। क्योंकि ये लोग जो शहर में चले गए, इनकी जमीन गांव में थी नहीं और गांव में ज्यादा इज्जत मिलती भी नहीं थी, तो गांव से ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रेम है नहीं, तो वापस गांव गए नहीं, अपने आप की ओरिजिन अर्बन एरिया में ही रखी, वहां पर ही रह रहे हैं आराम से। गांव के अंदर जो नो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला, उनकी कंडीशन डाउन है। अब अगली बार अगर रिजर्वेशन दे गए, मतलब इन 9 परिवार के भी बच्चे होंगे और इस एक परिवार का भी बच्चा होगा, तो रिजर्वेशन का बेनिफिट ये ज्यादा उठा पाएगा क्योंकि इसके पास पैसे ऑलरेडी हैं, कोचिंग वगैरह करा देगा, तो इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता जाएगा, इनको नहीं मिलेगा। तो यहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जिसके कारण से शेड्यूल कास्ट भी अपने आप में नॉन होमोजीनियस हो गई। अब मैं यहां पर कहूं कि नहीं सेम रिजर्वेशन देना है, बराबर रिजर्वेशन देना है, तो डोंट यू थिंक कि ये दोनों, ये जो एक परिवार शहर में है और 9 परिवार गांव में है, ये अनइक्वल है और इन्हें मैं इक्वल ट्रीट कर रहा हूं। ऐसी कंडीशन में सब कैटेगराइजेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में करने की मांग जो है वो की जा रही है, क्योंकि कई सारे दलित और कई सारे SC ST की कम्युनिटी के लोगों को चांस नहीं मिल पाता है, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अभी भी कई सारे परिवार ऐसे हैं, मतलब 13 मिलियन परिवार ऐसे हैं जो क्रीमी लेयर के अंदर हैं, मतलब अच्छा खासा कमा चुके हैं, तो उन्हें हम लोग रिजर्वेशन कम कर सकते हैं। बाकी लोगों का रिजर्वेशन जो है जो एक्सट्रीमली अति दलित है, अति बैकवर्ड है, उन्हें हम लोग ज्यादा रिजर्वेशन दे सकते हैं। दिस इज द आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ इट। हाउएवर देयर आर सर्टेन आर्गुमेंट व्हिच इज अगेंस्ट इट, कि अभी भी हम लोग वही प्रीजुडाइज क्रिएट कर रहे हैं कि जिसके पास पैसा है उसके पास में मान सम्मान है,
पर ऐसे भी केसेस हम लोगों को देखने को मिले हैं जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल जाता है, उसके बावजूद भी उनको स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर चिढ़ाया जाता है। अभी भी केसेस हैं जहां पर वॉयलेशन देखने को मिलते हैं, सोशल स्टेटस जो है वो डाउन देखने को मिलता है, लो कास्ट के खिलाफ अब्यूज देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज ऑल अबाउट द सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा फिर बात करते हैं दोस्तों अनटचेबिलिटी के बारे में। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म इज फॉरबिडन। Enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law। समझना, सबसे पहले अनटचेबिलिटी भारत के अंदर हर एक फॉर्म में अबॉलिश है, मतलब किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी होगी वो अबॉलिश होगी। मतलब कि ये एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है, इसके अंदर कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी परफॉर्म हो रही है तो वो इस देश के अंदर एक ऑफेंस है, और अगर वो ऑफेंस है तो ऐसी कंडीशन में लॉ के जरिए अनटचेबिलिटी करने वाले को पनिश किया जा सकता है। मतलब कुछ अलग से कानून पास किए जाएंगे और उन कानूनों के जरिए पनिश किया जाएगा। बट देयर इज अनदर क्वेश्चन राइज हियर कि अगर अनटचेबिलिटी एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है तो रिसेंटली कोविड-19 के समय पे हम लोगों को केसेस देखने को मिले जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग किया गया, जहां पर कहा गया कि एक दूसरे को छुओ मत। या फिर आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू जब फैल रहा था तो उस समय पर लोगों को जो है जिनको स्वाइन फ्लू था उसको एक कमरे में बंद कर दिया जा रहा था, उसको छुआ नहीं जा रहा था, क्योंकि सीधी सी बात है उससे इन्फेक्शन फैल जाता है। अब भारतीय संविधान में तो लिखा है कि अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में अबॉलिश है, तो क्या ये अनटचेबिलिटी नहीं है? और अगर कोई डिसीज के आधार पे भी अनटचेबिलिटी कर रहा है तो क्या उसे पनिश नहीं किया जाएगा? तो यहां पर समझने का प्रयास करना कि भारतीय संविधान में सब कुछ बहुत क्लियरली दिया है। यहां पर देखो आप, ये बेयर एक्ट से मैंने ऐसा कैसा आर्टिकल उठाया है, अनटचेबिलिटी के आसपास आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा जो जनरली किसी आर्टिकल में नहीं है। दैट इज, यहां पर आपको दो कॉलन दिखाई दे रहे होंगे। ये कॉलन का मतलब क्या है? ये कॉलन का मतलब है कि अनटचेबिलिटी सारी प्रकार की नहीं बल्कि स्पेशल प्रकार की। कौन सी अनटचेबिलिटी? जो सामाजिक आधार पे होती है। कौन सी अनटचेबिलिटी? जो हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस के आधार पे है। उस तरीके की अनटचेबिलिटी भारत के अंदर अबॉलिश है। मतलब कि डिसीजेस के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि नहीं इसे छूना नहीं है तो वो अनटचेबिलिटी कंसिडर नहीं की जाएगी। दैट इज व्हाट आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज। अब यहां पर एक और पॉइंट आता है कि विद लॉ अनटचेबिलिटी अगर कोई परफॉर्म करता है तो उसे पनिश किया जा सकता है। तो कैसे किया जाता है? तो देयर वाज अ लॉ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जिसके जरिए पहले पनिश किया जाता था। बट उसके बावजूद भी अनटचेबिलिटी देश भर के अंदर खत्म नहीं हुई। अनटचेबिलिटी उसके बावजूद परफॉर्म की जाती थी, जिसके बाद में एक और मजबूत एक्ट लाया गया, एक और स्ट्रिंजेंट एक्ट लाया गया, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑन एट्रोसिटीज एक्ट। ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑन एट्रोसिटीज एक्ट क्या कहता है? सबसे पहले तो ये अनटचेबिलिटी को डिफाइन करता है। ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर आने से मना करते हो तो वो अनटचेबिलिटी है। अगर आप प्रेयर करने से या वर्शिप करने से लोगों को मना करते हो तो वो अनटचेबिलिटी है। और कोई इस अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता है तो वो गुनहगार है। न केवल प्रैक्टिस करता हुआ, कोई व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं कर रहा है पर दूसरे को कह रहा है कि जाओ अनटचेबिलिटी करो, तो वो प्रीच करता हुआ भी अनटचेबिलिटी को ही मान्य होगा, उसे भी हम लोग अनटचेबिलिटी कहेंगे। कोई व्यक्ति किसी को प्रेरित भी नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति खुद परफॉर्म भी नहीं कर रहा, पर वो जस्टिफाई कर रहा है कि मनुस्मृति में लिखा था अनटचेबिलिटी सही है, इस तरीके की बातें कह रहा है, तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे कि ये अनटचेबिलिटी है। और ये सब ऑफेंस है। इवन अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस, परफॉर्म, प्रीच कराने का कहता है, तो सोशल क्राइम को, सोशल एविल को बढ़ावा देने के आधार पर उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। बट अनटचेबिलिटी का एक कानून बहुत ही वाइड स्प्रेड है, बहुत ही बेहतरीन है, जिसने 2015 के अंदर और भी कई सारे इश्यूज को इंक्लूड किया, जैसे किसी की मूंछ को काट देना, किसी की दाढ़ी को काट देना, कहना कि भाई तुमने मूंछ क्यों रखी, क्योंकि लो कास्ट को कुछ गांवों के अंदर कहा जाता है कि आप मूंछ नहीं रख सकते। या फिर कई बार होता था कि एक दुल्हा जो है अगर लो कास्ट का है वो घोड़े पे बैठ के जाता था ना, तो उसको मारा भी जाता था कि नहीं तुम घोड़े पे नहीं बैठ सकते, तुम पैदल चलोगे, तुम घोड़े पे कब से बैठने लगे, ठीक है। तो उस सारी चीजों को भी यहाँ पे अनटचेबिलिटी के अंदर इंक्लूड किया गया। इवन गार्लैंड करना चप्पलों को, उसे भी अनटचेबिलिटी कहा गया। डेड एनिमल को उठाने के लिए फोर्स करना अनटचेबिलिटी है। महिलाओं को SC ST की देवदासी परफॉर्म करने के लिए फोर्स करना, वो भी अनटचेबिलिटी है। अपने इरिगेशन का पानी एक्सेस डिनाई करना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, वो भी अनटचेबिलिटी है। मतलब अनटचेबिलिटी के एम्बिट को बढ़ाने की कोशिश की गई। छुआछूत का मतलब केवल यही नहीं है कि हमारे घर में नहीं आने देंगे, या मंदिर में नहीं आने देंगे, या पब्लिक इंस्टीट्यूशन में अलाउ नहीं करेंगे, बल्कि इन्हें भी अनटचेबिलिटी के अंदर कंसिडर किया गया, जो कि ग्राउंड लेवल की रियलिटी थी। बट ये जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट था, इसके अंदर सब कुछ सही नहीं था, कुछ चीजें यहां पर गड़बड़ भी है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑन एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर प्रिजम्पशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, और ये एंटीसिपेटरी बेल नहीं देता। ये इसकी बहुत बड़ी खामी भी है और इसकी बहुत बड़ी पावर भी है। ऐसा क्यों है, समझने का प्रयास करना। पहले समझना कि व्हाट इज द प्रिजम्पशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एंटीसिपेटरी बेल को डिनाई करना बड़ा इशू क्यों है। मान लो कि एक व्यक्ति है ए, नाम है जेठालाल, और एक व्यक्ति है बी, नाम है अय्यर। मान लो अय्यर जो है लेट से लो कास्ट का है और जेठालाल जो है वो हाई कास्ट का है। इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है, तो पुलिस विल कंसीडर दैट कि जेठालाल ने इसलिए लड़ाई की क्योंकि अय्यर लो कास्ट को बिलोंग करता था। इवन कोर्ट विल कंसीडर दैट कि जेठालाल ने इसलिए लड़ाई की क्योंकि अय्यर जो है वो लो कास्ट को बिलोंग करता था, जिसके कारण से जेठालाल पे SC ST प्रिवेंशन ऑन एट्रोसिटीज एक्ट लगेगा। हालांकि लड़ाई करने में क्योंकि अय्यर का भी हाथ था, इस कारण से अय्यर के ऊपर IPC की धाराएं लगेंगी, पर जेठालाल के ऊपर SC ST एट्रोसिटीज एक्ट लगेगा, जिसके अंदर कोई बेल नहीं मिलती है और अय्यर को बेल मिल जाएगी। अब कोर्ट के अंदर जेठालाल को यह बात प्रूव करनी होगी कि जेठालाल और अय्यर के बीच में इसलिए लड़ाई हुई क्योंकि पोपटलाल ने भिड़ा दिया था, इसलिए नहीं क्योंकि अय्यर लो कास्ट को बिलोंग करता है। जेठालाल और अय्यर के बीच में इसलिए लड़ाई हुई क्योंकि अय्यर ने पैसे लिए थे, वो उसने चुकाए नहीं काफी समय से, और फिर गाली गलौज करने लगा, इसलिए लड़ाई हुई। जेठालाल को यह प्रूव करना पड़ेगा कि लड़ाई का कारण लो कास्ट नहीं है अय्यर की, बल्कि कुछ और है। तब जाके उससे SC ST एट्रोसिटीज एक्ट हटेगा और उसे बेल दी जाएगी। इस एक्ट का कई बार मिसयूज किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, ओवरयूज किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दो अपर कास्ट के लोगों की आपस में लड़ाई होती है, और अपर कास्ट के एक व्यक्ति के अंडर में ही कोई खेत वेत के अंदर लो कास्ट का व्यक्ति काम कर रहा होता है, तो वो उस लो कास्ट के व्यक्ति को पैसे देता है और झूठा केस दायर करवा देता है दूसरे के खिलाफ, अपर कास्ट वाले के खिलाफ, और बिना बेल के उसे जेल के अंदर रखा जाता है बहुत समय तक, जब तक कि वो प्रूव नहीं करेगा। ये कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, जिसको प्रूव करना अपने आप में कोर्ट के अंदर बड़ा इशू है, और कोर्ट की तारीखें बहुत लंबी जाती हैं, महीनों महीनों तक चली जाती हैं, साल साल 1.5 साल तक चली जाती हैं। तब जाके वो चार्जशीट वगैरह पेश होने के बाद में केस थोड़ा आगे बढ़ता है, तब तक बेल ही नहीं मिल पाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लो कास्ट और अपर कास्ट के बीच में आपस में कुछ और डिस्प्यूट होते हैं, बट वो SC ST प्रिवेंशन ऑन एट्रोसिटीज एक्ट लगा दिया जाता है,
जिसके कारण से अपर कास्ट वाले को काफी सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। कई बार इसका मिसयूज किया जाता है, जिसके कारण से 2018 के अंदर इसके खिलाफ पिटीशन दायर हुआ, जिसके बाद में कोर्ट ने एक्शन लिया और कोर्ट ने उस समय पर SC/ST प्रिवेंशन ऑन एट्रोसिटीज एक्ट को थोड़ा सा हल्का कर दिया था, थोड़ा नॉर्मल कर दिया था। इसके अंदर कह दिया था कि बेल अलाव है और SC/ST एक्ट के तहत कोई भी FIR जब तक दर्ज नहीं की जाएगी, जब तक कि सीनियर ऑफिसर ग्राउंड लेवल पे जाके चेक ना कर ले कि सच में SC/ST एक्ट वाला केस है या नहीं, उसके बाद ही FIR हो और FIR के अंदर SC/ST एक्ट लगाया जाए। बट फिर प्रोटेस्ट हुए और 2018 में वापस से अमेंडमेंट हुआ और वापस से यही कर दिया गया कि कोई एंटिसिपेटरी बेल नहीं होगी, कोई ऑफिसर जो है उसकी आवश्यकता नहीं है केस के अंदर, इमीडिएटली केस जो है वो दायर किया जाएगा। इतने स्ट्रिंजेंट कानून अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसका मिसयूज किया जाता है दूसरे लोगों को परेशान करने में, जबकि जिन लोगों को सच में इस कानून की आवश्यकता है उनको इस कानून के बारे में कई बार पता ही नहीं होता। इतने स्ट्रिंजेंट कानून के होने के बावजूद भी हम लोगों को इस देश के अंदर देखने को मिलता है, आए दिन अखबारों के अंदर ये पढ़ने को मिलता है कि अनटचेबिलिटी अभी भी परफॉर्म होती है। कई जगहों पर चप्पलों की माला पहनाई जाती है, तो कई जगहों पे लो कास्ट के व्यक्ति के मुंह पे कालिक पहुंच दी जाती है। ये इसलिए है क्योंकि कानून में चेंज हुआ है, समाज में चेंज नहीं हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने अनटचेबिलिटी के लिए लीगल सेंटिटी प्रोवाइड की है, पर सोशल सेंटिटी अभी तक उत्पन्न नहीं हो पाई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वंस ब्यूटिफुली सेड कि टू इम्प्लीमेंट अ लॉ प्रॉपरली वी डोंट नीड अ लीगल सेंटिटी बट नीड अ सोशल सेंटिटी। हम किसी कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए लॉ में कितना ही उसको पनिशमेंटेबल बना दें, वो कानून जब तक लागू ठीक से नहीं हो पाएगा, जब तक कि समाज उसे एक्सेप्ट ना करे, समाज बदलने का प्रयास ना करे। एग्जाम्पल के लिए डाउरी समझना, डाउरी भारत के अंदर एक पनिशेबल ऑफेंस है, लेना देना दोनों। बट हर शादी में आप में, इवन जो ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जिसका काम है डाउरी को लेने देने से रोकना, वो हर शादी में, हर गार्डन के कोने में देखता है कि ढेर सारी डाउरी जो है वो दी जाती है। डाउरी लीगल सेंटिटी होने के बावजूद भी दी जाती है, क्योंकि हम लोग कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे। हमारे पुलिस, हमारे जेल और हमारी कोर्ट, इनकी भी अपनी एक मर्यादा है, इनकी भी अपनी एक कैपेसिटी है, ये उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में समाज का बदलना जरूरी है। समाज के अंदर हम लोगों को, हमारे बच्चों को ये सिखाना जरूरी है, हमारे बच्चों को ये पढ़ाना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति अच्छा बुरा, ऊंच नीच जन्म के आधार पे नहीं होता है। हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। ये हमें हमारे स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, ताकि सच में सोशल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे मुहिमें शुरू हो और अनटचेबिलिटी जो पहले के मुकाबले आज काफी कम है, पर हम लोगों को नष्ट होती हुई दिखाई दे। इस तरीके के सोशल इविल्स हम लोगों को नष्ट होते हुए दिखाई दे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करना। कल आर्टिकल 18 और राइट टू फ्रीडम हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट घोषणा, अगर आप लोगों को इस लेक्चर की PPT PDF चाहिए तो आप SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर अग्निपथ बैच को ज्वाइन करना है हमारे साथ में, आप बिल्कुल से कर सकते हो। अग्निपथ बैच की प्राइजेस केवल 7,999 है। शुरुआत के अंदर जब ये क्लास शुरू हुई थी तब मैंने बता दिया था कि अग्निपथ बैच के क्या क्या बेनिफिट है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वहां पर जाके देख लेना, बहुत ही फायदे का सौदा है। इसके अलावा अगर आप लोगों को समुद्र मंथन करके एक फ्री टेस्ट है, इसके अंदर जुड़ना है तो आप इसके अंदर भी जुड़ सकते हो। इसके अंदर आप अपनी कैपेबिलिटीज को समझोगे, साथ में इसके जरिए एक्साइटिंग प्राइजेस जो है वो टॉपर्स को दिए जाएंगे। अगर आपको अग्निपथ का बैच लेना है ले सकते हो, पर अग्निपथ बैच के अंदर ऑलरेडी सीसेट वगैरह इंक्लूडेड है। पर आपको चाहिए कि नहीं सीसेट नहीं लेना, अलग से मतलब अग्निपथ बैच नहीं लेना, अलग से सीसेट पढ़ना है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। इवन अगर आपको चाहिए कि अग्निपथ बैच नहीं लेना है, केवल टेस्ट सीरीज लेना है, तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।